नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 2024 के चुनाव का ऐलान तो हो चुका है। अलग अलग पार्टी अपने अपने चुनावी तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कहीं पे वो गठबंधन में है तो कहीं अकेले लड़ रहे हैं। क्या जनता समझ पा रही है कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो बना है, वाकई एकजुट है, एक गठबंधन की तरह वो लड़ रहे हैं चुनाव? क्या उसका असर कुछ होगा? आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं क्या है उनकी राय। सर, आपका नाम? नवनीत शर्मा। कहाँ से है आप? दिल्ली से। अच्छा सर, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी 2024 के चुनाव की जिस तरह से तैयारी चल रही है, विपक्ष क्या तैयार है चुनाव के लिए? विपक्ष अब विपक्ष नहीं रहा। विपक्ष भ्रष्टाचारियों था, है और अब पूरी तरह उसकी शक्ल सूरत सब अंदर बाहर से पूरी तरह भ्रष्टावादी, ठगबंधन, गठबंधन जो नाम देते थे वो शब्द छोटे पड़ेंगे। आज ये बहरूपियाँ मिलकर के देश तोड़ने की राजनीति के साथ है, खालिस्तानी बनाने के साथ हैं, अराजक तत्वों का साथ लेते हैं, देश को तोड़ते आए। 70 साल से देश का बेड़ा गर्क करा। सबसे पहला काम करा इन्होंने परिवारवाद करना, जो हमारे देश को खोखला करता है। 75 साल से खोखला करा है जिसने। दूसरा तुष्टीकरण करना। ये दो पहाड़ों के नीचे खुद क्या कहते हैं, खुद ने जो बोया वही काट रहे हैं। ये दो पहाड़ों के तले दब गए सारे। और ये कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ये सारी ईंटें आपस में बज रही हैं और ऐसी बजेंगी आने टाइम में। 24 में लोग ढूंढेंगे, इनको ढूंढेंगे कि कहां गए ये। 24 लास्ट इलेक्शन है, जनता मूड बना चुकी है। सनातन संस्कृति का बिगुल 22 जनवरी को बच चुका है, राम राज्य आ चुका है और जनता का मूड आप देख लो। 5 साल के बच्चा भी बता देगा मोदी जी के कार्य को, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हजारों करोड़ जितने चैनल पर कहीं देख लो, 5 साल का बच्चा ही बता देगा। लेकिन इन जैसे भ्रष्टाचारी जिनकी 2 नंबर की काली कमाई बंद हो गई, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, वो इन्हीं के नेता कहते थे राजीव गांधी, 1 रुपया पहुंचता है तो 15 पैसे जनता पहुंचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य था वो, इसलिए राजीव गांधी को मार दिया इन लोगों ने। मैं कह रहा हूं जो किसी भी पार्टी में सत्य का साथ देगा वो देश में जीवित नहीं रहेगा। आज मोदी जी के खिलाफ ये लोग पूरा षड्यंत्र चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े कुछ भी दुनिया भर का गंद बोल रहे हैं, जितना गलत अपशब्द बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं। यानी कि राजनीति स्तर को इतना गिराकर बात करने लग गए लोग कि वाकई में वैसे राजनीति के लायक तो थे ही नहीं है। ये तो भ्रष्टाचारी थे, देश को तोड़ने वाले लोग थे। अब लोगों को, जनता को पूरी तरह दिख चुका है। 24 में मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे। अभी हम कहते हैं 29 में योगी जी आएंगे, मगर कहते हैं मोदी जी को और 5 साल देंगे। उसके बाद 34 में योगी जी को लाएंगे। ये घबराए इस बात के लिए है कि गजवाए हिंद जो बनना था देश को, वो कैसे रुक गया। खालिस्तानियों को जो लाना था वो कैसे रुक गया। इतना विकास तेजी से क्यों हो रहा है, ये सब देश को, दुनिया को दिख रहा है। बच्चों को पता पड़ रहा है कि देश कितनी तीव्र गति से हमारा विश्व के अंदर हमारा नाम हो रहा है। विश्व गुरु की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। इस बात की मिर्ची है इनको। अच्छा, लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है ना कि मोदी जी पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारे विपक्ष पे आक्रमण कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का फायदा उठा रहे हैं, उनके अनुसार चल रही है सरकारी एजेंसियां, इवन मीडिया को भी खरीद लिया है, ऐसी बातें हो रही है। तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, जो चोर होता है दूसरे को चोरी कहता है। मीडिया का दुरुपयोग वो भूल गए जब 79 के अंदर जैसे इमरजेंसी का टाइम था, एक मीडिया कर्मी को अंदर डाल दिया था। 3 लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। वो था असली, उसे कहते हैं एक तरह का हाईजैक करना। वो लोग अपनी मानसिकता मोदी जी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मोदी जी ने सबके हाथों में फोन दिलवा दिया, सबको अपनी फिल्म, अपनी रील बनाने का मौका दिया है, सत्य को सामने लाने का मौका दिया है। आज आप जो मेरी बहन आप बात करो कैमरा लेके, ये भी उन मोदी जी की ही देन है कि आप खुल के बोल सकते हो। पहले हम लोग टीवी के लिए तरसते थे, कभी कैमरे के सामने आने में डरते थे, कोई सोचा भी नहीं था। आज हम खुल के अपनी बात रख पाते हैं। आज 10 साल का बच्चा ही बताने लग गया है। इस बात की मिर्च है इनको। पहले देश को तोड़ने वाली ताकतों का साथ देते थे, 1 ही 2 ही चैनल आते थे, खाली उसके ऊपर देखते थे, वो भी पेरेंट्स देखते थे, हमारे बच्चों को देखने देते ही नहीं थे। पेरेंट्स भी उतना देखते नहीं, जितना समझ नहीं आता छोड़ो, क्योंकि समझाया नहीं जाता था हम लोगों को। आज देश जागरूक हो रहा है। आज फिल्मों से ज्यादा, सीरियल से ज्यादा लोग चैनलों को देखते हैं, जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट में जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस बात की मिर्च है कि सिर्फ मोदी जी को ही दिखाया जा रहा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। मोदी जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं रहे तो क्या हो? मोदी जी को दिखने और दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अब जनता को जो दिखाना था उन्होंने दिखा दिया। 14 में आते उन्होंने जो मैनिफेस्टो में अपने लिखे थे वादे पूरे कर दिए, टाइम टू टाइम। उन्होंने किसी इलेक्शन का इंतजार नहीं करा, किसी टाइम का इंतजार नहीं करा। धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। 35 हटाएंगे, हटा दी उन्होंने जो राम मंदिर बनाएंगे बना दिया। अभी तो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए राम मंदिर पहले ही इनॉर्गेशन कर दिया, क्योंकि उनको चुनाव के पहले करना था, अभी मंदिर कंप्लीट भी नहीं था। तो चुनाव कौन सा मोदी जी का आखिरी चुनाव है?
चुनाव तो मोदी जी का है, हमेशा आगे ही रहेगा। ये तो देश के हित का चुनाव होगा। अब तो राष्ट्रीय हित में लोग मैम जागरूक हुए हैं। अब जो चुनाव आने वाले चुनाव है वो किसी मतलब कोई किसी तरीके से पहले लोग दलाली करते थे, चुनाव लेने के लिए, चुनाव जिताने के लिए 500,000 रुपए में बिका करते थे। दिल्ली की सत्ता बिकी है इसी लालच में। आपने जो है कांग्रेस ने यही करा है। अब वो बिकने वाली जनता जागरूक हो चुकी है। अब अभी तो विधायक बेच रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय हित में बात हो रही है मैडम। विधायक भी अगर पहली बात तो कोई बिकता नहीं है। जिसकी एबिलिटी होती है, जो बनना चाहता है, देश के हित में काम करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से कहीं जाता है। पहली चीज मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये, मोदी जी के जो ऊपर लालचन उठाते हैं, मोदी जी ने सब धर्मों को इक्वल सारे वो दिए हैं। जितनी सुविधाएं मिल रही है, सारे धर्म उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं ना कि विधायक को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने तरफ ले रहे हैं। क्या ईडी और सीबीआई अभी 14 के बाद ही बनी है? क्या उससे पहले ईडी सीबीआई नहीं थी देश के अंदर? क्या इन लोगों ने कभी, ये बताओ, जितनी ईडी और सीबीआई के पास इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी फाइलें रखी है, क्या वो 14 के बाद बनी है? आप पीछे जाइए, थोड़ा बैग देखिए, किसी की 2001 की, किसी की 5 की, 6 की, 4 की, लालू की, पूरे परिवार की। और इन्हीं लोगों ने ईडी का दुरुपयोग करा है। इन्हीं लोगों ने जब ये करते थे तो वो सदुपयोग था, और आज हम कर रहे तो उसका दुरुपयोग है। मतलब जो करो तो वो सही, मीठा मीठा गपगप, खट्टा खट्टा थू तू, ये तो नहीं होगा ना इस देश में। आप ईडी का इस्तेमाल करो तो बहुत बढ़िया है जी। आपने जो है अभी रिसेंटली चुनाव, ऐसा थोड़ी है कि वो अगर ईडी का इस्तेमाल किया है तो ये भी करेंगे। कोई ये इस्तेमाल क्या नहीं कर रहा। ईडी किसी के बकौती नहीं है। ईडी एक अलग विभाग है। उसका काम है जांच करना, जांच करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले करना, उसको सजा दिलाना। ये ईडी का काम है। पहले ईडी को ये जरूर था, पहले ईडी को दबा दिया जाता था, कुचला जाता था। उसके अंदर जो ताकत थी उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको दबाया जाता था। बड़ी ताकतें उसको रोक देती थी, आगे काम करने नहीं देती थी। मगर आज की डेट में मोदी जी ने यह जरूर कहा है, जो भी भ्रष्टाचारी है, जमीन से खोद दो उसकी फाइल को, लटका दो सूली के ऊपर। हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, है और आगे तक रहेगी। इस बात की मिर्च है इनको। सर, आपका नाम? रामेश्वर आर्य। सर, क्या लगता है इस बार जिस तरह की विपक्ष की तैयारी है, लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है हमारा विपक्ष? मैडम, अभी थोड़ी देर पहले एक जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू किया कि विपक्ष ने तो अभी तक टिकटें भी नहीं बांटी है इंडिया अलायंस ने। आप सोच के देखिए, जो टिकटें ही नहीं बांट पाते हुए चुनाव कैसे जीतेंगे? उनके पास ना नियत है, ना नेता है, ना नेतृत्व किस प्रकार का, ना कोई एक तरीके का रोड मैप है, ब्लूप्रिंट होता है ना एक। जैसे मोदी जी है, मोदी की गारंटी, मोदी जी है वो कह रहे हैं हमने हाईवेज बनाए, मोदी जी हैं वो कह रहे हैं हमने 54 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे, मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, अब जैसे 803 रुपये का सिलेंडर है दिल्ली में, 1100 का था वो 300 रुपये कम कर दिए। वो भी तो कहा जाए चुनाव के लिए कम किया, चुनाव के बाद फिर बढ़ाएंगे। मैडम, साम दाम दंड भेद चुनाव जीतो। गैस सिलेंडर पीछे से ही सस्ता आ रहा है, ये भी समझो आप। रुबेल में डील हो रही है हमारी रशिया के साथ, और अभी हम आने वाले समय में जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, एक रास्ता बनाया जाएगा रशिया के लिए, और सस्ता हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल और सस्ता हो जाएगा, इसमें एथेनॉल मैथेनॉल मिलाया जा रहा है, और भी आगे कार्रवाई चलने वाली, बैटरी बेस्ड हो जाएगा ये देश। इसी देश में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, हम खुद ही चार्ज करेंगे, सोलर पैनल से चलेगा। हमारी खुद की अभी चिप आने, बहुत सी ऐसी चिप्स रेडी हो रही हैं, बहुत से AI पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि महिलाओं को जो गैस चूल्हा दिया गया है, गरीब जो महिलाएं, उसका भी 11 करोड़ महिलाओं को दिया गया, तो वो तो 500 रुपये का ही मिल रहा है, 600 रुपये का मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मोदी जी जब डिलीवर कर रहे हैं गारंटीड, तो फिर मोदी जी को तो जिताएगी देश की जनता। इस देश में कैंसर क्या था जिसे काटा गया? 370 धारा आर्टिकल, जिसकी वजह से पत्थरबाजी होती थी, यालिब गालिब चालिब होता था, अलगाववाद होता था, पाकिस्तान के नारे लगते थे, मस्जिदों के बाहर बड़े बड़े पुलिस वालों को मार दिया जाता था। नए नए युवा जो होते थे, अब उन्हें मास्टर जी का लड़का कहा गया, पर मेरी नज़रों में तो आतंकी है बुरहान वानी। लेकिन बुरहान वानी भी आतंकवादी कैसे बना? जब उसे उस तरीके की एटमॉस्फेयर दिया गया। अब वो एटमॉस्फेयर नहीं है, अब बुरहान वानियों ने निकलना बंद कर दिया। अब जो वहाँ पे अफजल गुरु आतंकी पैदा होते थे, संसद पे हमले करने का प्लान करते थे, वो बंद हो गए हैं। अब शैला राशिद JNU की जो स्टूडेंट थी, वो कह रही है कि मैं मेन स्ट्रीम में आता हुआ देख रही हूँ, वहाँ के लोगों में डेवलपमेंट देख रही हूँ, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया मोदी जी के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी को हत्यारा बताया गया, मौत का सौदागर बताया गया सोनिया गांधी के द्वारा। आप सोचो ना, परसेप्शन ही गलत सेट करोगे। अब मोदी जी को लोग देवता कह रहे हैं। 70% पूरे वर्ल्ड में वोटिंग पाके मोदी जी वर्ल्ड के सबसे बढ़िया लीडर है। अबू धाबी, जहाँ पे भगवान की फोटो नहीं ले जा सकते थे, आपका मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। 40,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया वहाँ पे।
जो अपना स्वामी नारायण संप्रदाय अक्षरधाम मंदिर, वहाँ पे भी बन गया है। उसी दिन बारिश भी हुई है, इंद्रदेव भी प्रसन्न थे, वहाँ ओले भी बरसे हैं। अब वहाँ पे सऊदी अरब में ही मंदिर बन रहा है, तो ये तो एक्सेप्टेंस है ना। मोदी को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो भूटान का हो, सऊदी का हो, यूएई का हो, कतर का हो, कहीं का हो। वो कतर में से हमारे नौसेना के जवानों को लेके आए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि मोदी जी विपक्ष खत्म करना चाहते हैं देश से, एक एक करके विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष पे ही कार्रवाई क्यों हो रहा है? बीजेपी में जो शामिल हो रहा है वो वॉशिंग मशीन से धुल जा रहा है। एक जंगल राज हुआ करता है बिहार, अब तो चलो ठीक है, बीजेपी आई, उसके बाद थोड़ा चेंज आया। आप एक बात बताइए, लालू को जेल में डालना ज़रूरी है क्या नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने घोटाला किया ना, चारा घोटाला। सोनिया गांधी ने नेशनल हेल्थ घोटाला किया, वो बेल पे बाहर है। आज केजरीवाल 9वें नोटिस के बाद 10वां नोटिस जो आता हाई कोर्ट के द्वारा, तब वो जेल गए ना। 9 नोटिस मैडम, आप आज किसी का पर्स मार लो, तुरंत आपके लोग पिटाई शुरू कर देंगे, पुलिस आपको जेल भेज देगी। ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए के रिश्वत ले चुका है, के कविता वहाँ एक्सेप्ट कर रही है। वहाँ लेकिन पे वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे से डर रहे थे, इसलिए चुनाव से पहले जेल, क्योंकि विपक्ष में एक हम ही दिख रहे थे। ये IRS अधिकारी रहा है ना, ये कहता था ना मैं कमिश्नर रहूं, तो इसने कार्रवाई नहीं करी है क्या कभी? या नहीं करी हो तो बता दो। अधिकारियों कार्रवाई का अधिकार है, फिर भी इस बंदे पे 9 नोटिस तक कितना बर्दाश्त किया गया। समझो आप इस बात को, इसको कितनी प्रिविलेज दी गई। ये तो बंदा अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था, इसने अपने पद को इतना दुरुपयोग किया। कोरोना काल के बाद इन क्षेत्रीय पार्टियों में धन था नहीं, तो इन्होंने 5% कमीशन को 12% कर दिया। जो मैन्युफैक्चरर है उसी को रिटेलर बना दिया। दिल्ली को लूटा, एक के साथ एक शराब फ्री बांटी। वो तो कट्टर ईमानदार कहते थे खुद। वो कहते थे, अन्ना को धोखा दे दिया। प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण 1 करोड़ रुपए देके फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, पिछवाड़े पे लात मार के उस बंदे को निकाल दिया पार्टी से। योगेंद्र यादव प्रोफेसर, उसको निकाल दिया। प्रोफेसर ग्रोवर को निकाल दिया। कुमार विश्वास 67 सीटें जिताई, उस बंदे को धोखा दे दिया। पुलवामा अटैक पे सबूत मांगे। और किरण बेदी जैसी डॉक्टर IPS महिला सशक्तिकरण की एक प्रतिनिधि, उसको तुमने पार्टी से निकाल दिया। अकेला ही तो बचा है पार्टी में। इनका पार्टी में तो सारे जो मेन इनके आदमी, सबसे राइट हैंड इनका था मनीष सिसोदिया। 18 मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री के रूप में प्रसारित किया। जेल में पड़ा शराब घोटाले में शराब मंत्री के रूप में। 18 मंत्रालय एक व्यक्ति को क्यों दिए? केजरीवाल जी ने खुद एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया? इतने कट्टर ईमानदार थे तो। आप समझो ना, अन्ना हजारे जो इनके पूर्व नेता गुरुजी रहे हैं। देखो, अन्ना जी के लिए इसलिए निकल जाता क्योंकि उन्होंने भस्मासुर दे दिया दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अन्ना जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी महाराष्ट्र में इनके पास एक कॉल गया एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा हमने जन लोकपाल बिल पास कर दिया महाराष्ट्र में। क्या केजरीवाल ने अपने गुरुजी के नाम से कोई स्कीम चलाई? क्या जन लोकपाल बिल पास किया? कोई एक अच्छा सत्यवादी काम किया? बल्कि शराब बिकवा के अपने गुरु का दिल और दुखाया। तो ये केजरीवाल एक मक्कार इंसान है, इसने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। अब समय है इसको आजीवन जेल काटने का और इससे रिकवरी करने का, इनके शीश महल में जांच करने का कि इतना करोड़ इन्होंने कैसे खर्चा। क्योंकि इसने कसम खाई थी, बॉन्ड पे लिख के दिया था कि मैं बड़ा घर नहीं लूँगा, लेकिन 56 करोड़ का बंगला तैयार करवाया, शीश महल तैयार करवाया। तो केजरीवाल पे एक आरोप और है मैडम। नवनीत सर, आपको ही पता होगा, जब 8 टीमें पहुंची तो 150 अधिकारी, आपने अमिताभ अग्निहोत्री जी का कार्यक्रम देखना, 150 अधिकारी जो जांच कर रहे शराब घोटाले से लेके बड़े बड़े अपना ED के जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेताओं का, बिजनेसमैन का जांच कर रहे हैं। उनकी जासूसी केजरीवाल करवा रहे थे। आपको पता है इसे स्नूप गैट कहा जाएगा। और ये इन्होंने इजराइल से कोई या किसी कंट्री से सॉफ्टवेयर भी खरीदा लोगों के मोबाइल ट्रैप करने के लिए। वो बंदा है, अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा था तो ED ने जब्त कर लिया। और ये वो केजरीवाल है जिसे नक्सलाइट कहा जाता था एक समय पे। ये गया था, आपको पता है, जहाँ शाहीन बाग हुआ उस इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर। वहाँ पे शहीद मोहन चंद शर्मा, उसकी शहादत को अपमानित करते इस व्यक्ति ने कहा था कि हम बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद करवाएंगे। पहला स्टेटमेंट तो ये देश के साथ गद्दारी मानता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी तो केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए जो आज कर्तव्य पथ है तब का राजपथ, वहाँ पे धरना दे रहे थे, नक्सलाइट हरकत। फिर परमजीत पन्नू कुछ नाम है एक व्यक्ति, एक आतंकी है, अमेरिका में बैठ के भोगता रहता है खालिस्तान के लिए, उसने फंडिंग करी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपया। तो ये खालिस्तानी भी हो गया मेरी नज़रों में। पुलवामा अटैक का जब काउंटर किया था तो उस समय पे बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमारी सेना ने
और वहाँ पे रह गए थे हमारे अभिनंदन वर्तमान। तो दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होकर मोदी जी सबूत दो, किसने मांगे थे? सेना पे प्रश्न चिन्ह किसने लगा था? दिल्ली के दलाल अरविंद केजरीवाल ने, जिसकी वजह से कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी थी। तो ये ISI का एजेंट भी है। मेरी नज़र में देश का गद्दार, सबसे बड़ा आतंकवादी अरविंद केजरीवाल है, और लेकिन इसकी वो- NIA जांच करे। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं दिया। मैडम, दिल्ली के राज्यपाल ने बोल दिया जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, और ये बंदा कह रहा है हम पानी नहीं मिल रहा, वाटर मिनिस्टर को बोलेंगे और हम स्वास्थ्य मंत्री को बोलेंगे। तो भाई अब तक क्या कर रहे थे तुम तो मुख्यमंत्री थे, अब क्या विदेश में घूमते थे क्या, या चुनावों में पड़े रहते थे? इसका मतलब घोटालों पे तुम्हारी नज़र थी, दिल्ली पे नज़र नहीं थी। बस लोगों को टोपी पहना दो। ये एक व्यक्ति मक्कार है, गद्दार है, दिल्ली को बहका रहा है, फुसला रहा है, और कोई भी चीज़ फ्री भी दी जा रही है तो दिल्ली के टैक्स के पैसों से दी जा रही है, नहीं तो कर्जा लेके दी जा रही है। पंजाब पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है ना। और बात ऐसी है, केजरीवाल जेल में ही रहेगा, केजरीवाल जेल में ही रहेगा। तुम क्यों नहीं दे पा रहे? कौन तुम क्यों नहीं दे रहे? कौन? सर आप बताइए ना, आप मेजोरिटी में हो, आप क्यों नहीं दे रहे? टोपी आपने पहनी है कि किसने पहनी है? टोपी आपने पहनी है ना, टोपी किसने पहनी है? सर दिल्ली में आपने पहनी है कि नहीं? आप शराब पी के आए हो? नहीं, मैं- केजरीवाल की शराब किसने पी है? देखो मेरी बात, एक के साथ एक दारू इनके घर से खत्म नहीं हो रही। ये बेवड़ा व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल की शराब नहीं खत्म कर पाया, अभी तक घर में भरा हुआ है गोदाम। हाथ दूर लगा के बात करो। ये दारू पी के आया है, मैं इनको इज्जत दे रहा हूँ, और ये इज्जत हजम नहीं हो रही इनको। 4 जून को रिजल्ट आना है, क्या लगता है किसकी होगी राज तिलक 4 जून को? देखिए, मैंने कहा ना, सच सनातन संस्कृति का बिगुल बच चुका है, पूरा देश जागरूक हो चुका है। बच्चा बच्चा एक बात कह रहा है, जो नहीं श्री राम का वो नहीं किसी काम का। अभी तक हम राम को सिर्फ पेपरों में उनमें देखा करते थे, लेकिन आज हमें राम राज्य आ गया है। 22 जनवरी को उनका तिलक हो गया है। 550 साल की प्रतीक्षा के बाद राम जी आ गए। अब राम राज्य की तरफ देश अग्रसर होगा, और इस बीड़े को लेने का काम करा है हमारे संत महापुरुष, हम कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। वो भी एक युग पुरुष हैं, उन्हीं के हाथों ही राम लाला को आना था, और उन्होंने अपने जैसा उनका कथन था, जैसा उनका विश्वास था, जो उनकी गारंटी थी, वो उन्होंने पूरी भी करके दिखा दी। अब हमें चाहिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों सबको चाहिए उसी को ही राज देना, जो सब धर्मों का सम्मान करते हुए मोदी जी ही हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हुए सभी देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु की तरफ अग्रसर करते हुए, इसी वोट की ताकत से आप उन्हें जवाब देना, उन्हीं को ही बटन दबाना। क्योंकि आप अगर देश को सुरक्षित हाथों में दोगे, तभी आप सुरक्षित, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित, आपकी 100 साल तक पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर आपने ऐसे गठबंधन ठगबंधन वालों को दे दिया, तो जो हाल जेनोसाइड कश्मीर में हुआ पंडितों का, जो 84 में हुए दंगे सिख, जो इन्होंने अभी ममता बनर्जी ने जिस तरह करा है, वहाँ पे जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, इस तरह के शोषण गली मोहल्ले में हर जगह सड़कों पे होते रहेंगे। ये लोग अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। इन लोगों से बचना बहुत जरूरी है। और मैं पूरे जोश और खोश के साथ कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। और मोदी जी आएंगे 24 के बाद, देखना ये गठबंधन लुप्त हो जाएगा जितना है। ये चंद जुगनू की सूर्य की रोशनी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा पूरे देश का मानना है। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। ये तो देखना दिलचस्प होगा, आखिर 4 जून को किसका होगा राज तिलक। अभी जनता क्या सोच रही है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।